Assalamualaikum, good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah on all the way in Australia, in Melbourne. आपको पता है हमारी टीम वहाँ पहुंची हुई है और आज पहला ODI जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको पता ही है वो तो बहुत पहले शुरू ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और ना सिर्फ शुरू हो चुका है, हमारे लिए कुछ अच्छी खबरें भी नहीं ला रहा है। हमारे दो खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग का फैसला किया, हमारे दोनों ओपनर पेविलियन लौट चुके हैं। तो ओपनर्स में जी साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, दे आर बैक टू द पेविलियन। अभी रिजवान और बाबर क्रीज पर विकेट पर मौजूद हैं। उम्मीद हमें पूरी है कि इंशाल्लाह बाबर की तरफ से जो लॉन्ग ड्यू एक इनिंग है वो आज हो सकता है नजर आ जाए। इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात से आज से आपने आगाज़ किया है शो का। अच्छा, इसमें हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे लेटर इन द शो। अभी ज़रा मैच को मज़ीद चलने दें, क्योंकि वो तो थ्रू आउट आवर शो मैच उधर लाहौर में एक मैच पड़ा हुआ है कि हमने कैसे जिंदा रहना है। मतलब लिटरली ये नौबत आ गई है, ये सूरत हाल आ गई है। अखबारों की हेडलाइन है कि एज लाहौर चोक्स, पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी अब इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि भारत से अब इस बात करना बहुत ज़रूरी नागुज़ीर हो चुका है। जरूरी तो था ही है भी, और हमें ऐसा लगता है पिछले हफ्ते बिल्कुल एट द एंडिंग ऑफ द वीक हमने फ्राइडे को ही बात की थी। एक इंडियन सहाफ़ी हमारे साथ थे, ही हैड जॉइंड अस फ्रॉम दिल्ली, और वहाँ ये बात पहुँच चुकी है कि मिल के कोई चीज़ करनी पड़ेगी, वरना ये स्मॉग वाला सिलसिला जो है, एंड आई एम सॉरी टू से, हर साल आप जितनी भी कोशिशें कर लें ये बढ़ ही रहा है। तो जब तक एक मुश्तरका पूरी एक कोशिश रीजनली नहीं की जाएगी तो ये रुकेगी नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा वेलकम किया गया था। फॉर्मली तो ऑब्वियसली अभी तक कोई बात नहीं हुई दोनों हुकूमतों की, लेकिन अगर की जाए तो समथिंग कैन कम आउट। क्योंकि क्वालिटी ये हो गई है कि वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए आलात लगे होते हैं ना, गेजेस लगे होते हैं, उन्होंने अब इसे मापने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं हमारी सख्त, हमारी इस्तिताअत, हमारी बिसात से ये बाहर हो गया है मामला। ये इतना मुज़रे सेहत है कि हमें तो रिकॉर्ड करने की सलाहियत भी नहीं बनाई गई। इतना मुज़रे सेहत इस वक्त एज वी स्पीक तो दिल्ली जो है वो पहले नंबर पे है, AQI लेवल की हम बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे लाहौर है, तीसरे नंबर पे दुबई है। तो जो हम भाग भाग के उधर जा रहे होते हैं ना, कि क्या इतना फर्क होता है दुबई और लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कि यहाँ 1000 तक बात पहुँच गई है। यहाँ तो वही वाली बात होगी है ना कि अब तो नापने की भी जरूरत नहीं है। अब इट्स टू बैड, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। और इसको यू कैन नॉट ओनली फील इट, यू कैन सी इट, यू कैन एट टाइम्स, मुझे लगता है कि आप कपड़ा रखें या सफ़ेद कागज़ कोई रखते हैं, यू कैन टच इट, क्योंकि वो काली पड़ जाती हैं चीज़ें। अब आप वो डिफरेंस हम दुबई और लाहौर का बता रहे हैं ना, मतलब जो लोग आई एम सॉरी टू से कह रहे होंगे देखो दुबई भी तो हमारी तरह है। नहीं जी, तीसरे नंबर पे आने का मतलब नहीं है कि पॉइंट्स एक जैसे हैं, क्योंकि लाहौर कोई 400 पॉइंट्स जो क्रॉस कर चुका है और दुबई जो है वो 177 पे है। तो आप डिफरेंस जरा चेक करें, तो लाहौर एंड दिल्ली आर अप देयर, एंड देन थर्ड नंबर पे काफी तो अभी 414 है। हम कल की बात कर रहे थे, परसों की बात कर रहे थे, 1000 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा था। अब हो क्या रहा है कि लॉकडाउन की सूरत हाल भी बन रही है, स्कूल बंद करने तक नौबत आ गई है। हाँ जी, और दुनिया को हमने कल भी पीछे छोड़ा। भारत में जलाई गई फसलों की बाकियात और कचरे के स्याह धुएं ने सुबह सवेरे ही लाहौर को घेरे में ले रखा था। फिर फेस्टिव सीजन भी था वहाँ पे, मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक का कुछ नहीं बिगाड़ सका है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कल 1194 तक पहुंचा। मतलब those who are even, this is lethal। जो लोग सिगरेट पीने के आदी हैं ना, वो कह रहे थे हमसे भी सांस नहीं लिया जा रहा जो था। सिगरेट नहीं पीते समझे वो सिगरेट पी रहे थे। हाँ, मतलब कि वो वाला सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन अब यही बात हो रही है कि भारत से बात करनी पड़ेगी, और इसके लिए जिस तरह आप बता रहे थे फॉरेन ऑफिस को भी खत लिख दिया है। मरियम औरंगजेब साहिबा का क्या कहना है इस पे, ये सुन। जो विंड की डायरेक्शन का पैटर्न है पूरा हफ्ता, और उसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त होती है, और उस स्पाइक की वजह से आज हम प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। ये जो विंड फिनोमेना है ये हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे हम एक ख़त लिख रहे हैं फ़ॉरेन ऑफिस को, और फ़ॉरेन ऑफिस से हमने ये कहा है कि वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए इस डायलॉग को इनिशिएट करें।
एंड अबाउट टाइम टू, मेरा ख्याल है कि उधर भी यही इतना बुरा हाल है तो वो भी चाहते होंगे कुछ ना कुछ किया जाए, तो इस पे जरूर बात होनी चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता, अगर नई दिल्ली नंबर 1 पे आता है तो वो तो उनका कैपिटल है, दे शुड ऑल टुगेदर बी मोर कंसर्न्ड और इक्वली कंसर्न्ड कि भाई क्या चल रहा है। देखिए बात वही है ना कि अब रियलाइजेशन है कि दोनों को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। वहां अगर कर भी ले तो इधर की जो तबाही मची हुई है वो वहां जाएगी। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर, तो आप बीच में एक दीवार तो नहीं खड़ी कर सकते ना, वो तो इधर उधर होना ही है। हफ्सा उस्मान है हमारी साथी, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मालूम करते हैं कि मतलब ये जो 1194 तक बात पहुंची थी उसमें क्या फील हो रहा था, विजिबली फिजिकली क्या महसूस हो रहा था। हम कल परसों की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड सारे टूट गए। हफ्सा पहले तो हमें उस बारे में बताएं, फिर आज की बात करते हैं। बिल्कुल अब्दुल्ला, गुज़श्ता दिनों में जो है वो स्मोक ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1000 से ऊपर जो है वो तजावुज़ कर गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहुत ज़्यादा स्मोक थी, आप यकीन करें कि खुल के सांस नहीं ली जा रही थी। आंखों में जलन और चुभन जो है वो बिल्कुल महसूस की जा सकती थी। खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोगों को भी जो है वो देखने में हम देख रहे थे कि उनको खांसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये जब ज़ाहिर है एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे हम देखते भी हैं आम, उसमें भी मास्क का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते, SOPs की पाबंदी नहीं करते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। अभी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ लोग जा रहे हैं ऑफिस की तरफ, अपने दफातर की तरफ, मगर मास्क जो है वो बाइक राइडर्स ने नहीं पहने हुए। तो थोड़ा सा हमें खुद को भी जो है वो देखना पड़ेगा। घरों से जब निकल रहे हैं तो कम अज़ कम मास्क जो है वो ज़रूर पहन के निकलें, ताकि इस जो इतनी आलूदा फ़िज़ा है उससे थोड़ा सा बचा जा सके। अच्छा हफ्सा, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि आप कहीं सड़क पे के किनारे खड़ी हैं, ट्रैफिक भी हमें नज़र आ रही है, स्कूल्स बंद हैं, ऑफिसेज भी कुछ बंद किए गए हैं या फिर 2-3 टाइम्स अ वीक, कुछ वहाँ चेंज है? क्योंकि ट्रैफिक आपके पीछे है वो हमें ज़रा पहले से कम नज़र आ रही है, वरना तो ऑब्वियसली इस टाइम की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये टाइम जो है वो अक्सर स्कूल जाने का टाइम होता है। प्राइमरी तक जो है वो बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं। जितने भी 5वीं जमात तक तालिब इल्म हैं वो इस वक्त घरों में हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इस वजह से मामूल के मुताबिक थोड़ा सा रश कम है। मगर उसी तरह से दफातर खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो खुली हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बंद नहीं किया गया, सिर्फ प्राइमरी तक ही बंद किया गया है। तो देखा जा सकता है कि इस वजह से भी जो है वो काफ़ी रश अच्छा आपसे होता पता क्या है, लेकिन लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन होता है या ये ग्रीन लॉकडाउन होता है, लोग हवा में उड़ा देते हैं अहकामात, मतलब कोई अमल दरामद नहीं होता। अब ये प्राइमरी तक स्कूल्स बंद करने का ऐलान हुआ, मगर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे होंगे, मतलब वो उनको तो हफ्ते की छुट्टी, लाइक सैटरडे की छुट्टी देते हुए परेशानी होती है। हाँ। वो कैसे स्कूल बंद करके बैठ जाएंगे? बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होंगे जो शायद ना इस पे अमल दरामद कर रहे हो। तो कोई चेक एंड बैलेंस है, इंतजामिया कोई कार्रवाइयां भी करती है, जैसे ग्रीन लॉकडाउन जहां पे अमल दरामद नहीं हुआ था वहां पे नहीं हुआ था। अब्दुल्ला थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कोई इंतजामिया मुतहर्रिक है, चेक एंड बैलेंस है तमाम, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल आज भी होंगे जो खुलने की कोशिश कर रहे होंगे या खुले होंगे, नहीं मानते हुकूमती अहकामात। अब्दुल्ला, मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो बना दी गई थी कि वो जाके मुख्तलिफ स्कूलों में जो है वो चेक रखें कि आया स्कूल प्राइमरी तक बंद है कि नहीं। तो वो टीम्स भी जो है वो आज से अपना अपना काम करेंगी और जाके चेक रखेंगी कि किस तरह से जो है वो स्कूल्स बंद हैं, आया नहीं बंद हैं तो उनको जुर्माने भी किए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो है वो नोटिफिकेशन में भी थी। और इसी तरह से ग्रीन लॉकडाउन जो है वो चंद इलाकों में लगाया गया, तमाम लाहौर में नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से जो है वो एकदम इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स भी था और लोग जो है वो पाबंदी भी नहीं कर रहे SOPs की, तो उसकी वजह से जो है मुख्तलिफ बीमारियों का भी लोग जो है वो शिकार हो रहे हैं। अच्छा साहब, वी आर गोइंग टू लेट यू गो, क्योंकि आप जहाँ खड़ी हैं वो डेफिनेटली आप भी धुएं से मुतासर हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। यहाँ हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे जो चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, मतलब क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आपको आके बताएगा। मास्क जो हमने सालों पहना कोविड के दिनों में, मतलब कि अलाउड, हम जा ही नहीं सकते थे कहीं विदाउट वेयरिंग, क्योंकि वो जान के लाले पड़े हुए थे ना कि कोविड ना हो जाए। तो अब इसको भी यही समझे,
डू नॉट स्टेप आउट विदाउट योर मास्क। मास्क को रेगुलर कर ले। अगर आपको याद हो या आपके जहन में हो विजुअल्स कुछ, जब कोविड नहीं आया था, जाहिर है उससे पहले तो हमारी जिंदगी में मास्क का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन चाइना से जो विजुअल्स आते थे वहां पे लोगों ने, वहां पे सब लोगों ने मास्क पहना होता था और ये समझ में नहीं आता था उस वक्त, या हमें लगता था इनका कोई कल्चरल चीज है। की बात कर रहे हैं, चाइना तो कब से मास्क पहन रहा है। चाइना सालों से, आप कभी फुटेजेस देखें, विजुअल्स देखें, बीजिंग में लोगों ने मास्क पहने होते थे। आज समझ में मतलब लोगों को होपफुली आ जाना चाहिए, क्योंकि बीजिंग में ये स्मोक का मसला बहुत पुराना है और उन्होंने 10 साल में इस पे इतना काबू पाया है कि अब वो नहीं आते हैं पहले 3-4 में। और पहले हम सुनते भी नहीं थे, उन्होंने, उनका मसला था, उन्होंने ठीक भी कर लिया। मतलब उनका मसला था, उन्होंने काफी हद तक काबू पा लिया। तो अभी एक और मुल्क की हुकूमत के साथ, इंडिया के साथ मिलके कुछ करना, सीरियसली हमें लगता है कि ये कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये आज से शुरू करेंगे तो 10 साल एटलीस्ट लगेंगे इसको थोड़ा कंटेन होने में। ये नहीं है कि आज शुरू होगा और कल हल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। It's going to be a few years. Okay, let's talk about cricket. MCG से क्या खबरें आ रही हैं? मेरे पास इधर मैच लगा हुआ है, तुम हमारे साथ साथ देख भी रहा हो ना, हमारा ऑटोमेटिकली मुंह इधर चला जाता है। खैर, आपको एक दफा फिर बता दें, if you are just joining us, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वन-डे सीरीज का पहला मुकाबला आज मेलबर्न में हो रहा है। एज वी स्पीक ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान टीम जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरी है। आपको बता दें कि मोहम्मद हसनैन की 13 दिन बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। गुड लक मोहम्मद हसनैन। और इरफान खान नियाजी ने भी डेब्यू किया है, सो गुड लक टू हिम एज वेल। बाबर आजम हैं, शाहीन आफरीदी हैं, नसीम शाह, खास तौर पर तवज्जो का मरकज रहेगी इनकी परफॉर्मेंस। और बाबर और रिजवान कप्तान हमारे बाबर के लिए इट्स गोइंग टू बी, इट्स अ वेरी टेलिंग मैच, बिकॉज जिस तरह वो पिछले टेस्ट में से पाकिस्तान में उनको हमारे पास जाहिर है, हमारे पास शाहीन भी हैं, हमारे पास इरफान भी हैं, हमारे पास नसीम शाह भी हैं, हमारे पास बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के साथ आज हम मैदान में उतरे हैं। वैसे बाबर आजम साउंड लग रहे हैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, ही लुक्स गुड सो फार, ब्रेक हैज डन हिम गुड, एटलीस्ट हमारी तो उम्मीद यही है। रिजवान जाहिर है कप्तानी भी कर रहे हैं और बड़ा मैच भी है, वेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, पहले तो जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है और जिसके साथ हम मैदान में उतरे हैं, यू थिंक ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, पिचेस पे हमारे फास्ट बॉलर्स ही होने चाहिए थे इतनी तादाद में इस टीम में, प्लेइंग 11 में? अब्दुल्ला, जो हमारे पास अवेलेबल टैलेंट है उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं और बेस्ट टीम पाकिस्तान ने उतारी है। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो, जिस तरह अभी आप कह रहे थे, बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बड़ी और मैच विनिंग इनिंग्स खेलना, और फिर सबसे बढ़कर पाकिस्तान टीम, आपको पता है कि जब ऑस्ट्रेलिया जा रही थी उससे पहले हेड कोच का मसला हुआ, पाकिस्तान ने अचानक गैरी कर्सन की जगह जैसन गिलेस्पी को कोचिंग दी, फिर पाकिस्तान के नए लीडर हैं और ये अब जो अगले 6 महीने हैं ये पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के 6 महीने हैं कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पाकिस्तान की ये नई सिलेक्शन कमेटी जा रही है। आप देखें कि अभी जितनी भी क्रिकेट हुई है उसमें वो जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती है उसका भी चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को एब्सोल्युटली भट्टी साहब, बिल्कुल हम यही कह रहे थे कि ये जो विन्स हैं, हमारी विक्ट्रीज हैं, इनको जरा हमें जमा करना होगा, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पिछले 1-1.5 साल में बड़ा ही बुरी तरह मुतासर हुआ है, इनफैक्ट शैटर हुआ है। और फिर आवाम का भी कॉन्फिडेंस इन द टीम, इट मैटर्स अ लॉट। तो लिहाजा इंग्लैंड वाला बहुत अच्छा रहा, अब अगर ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा होता है और उसके बाद जिम्बाब्वे के साथ भी टूर है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमारी बेहतर होती जाएं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में हम बड़े अच्छे कॉन्फिडेंट तरीके से कदम रख सकते हैं। देखिए, जो हमारी इस वक्त हुमा सिलेक्शन कमेटी है जिसमें आकिब जावेद इस सिलेक्शन कमेटी को लीड कर रहे हैं, उसने कुछ नए तजर्बात भी किए और नए प्लेयर्स को भी मौका दिया है। और फिर जब हम यहाँ से 3 वनडे और 3 T20 खेलकर जिम्बाब्वे जाएंगे तो वहां हमने मोहम्मद रिजवान को भी रेस्ट दिया, सलमान अली आगा को कप्तानी दी और पाकिस्तान की बिल्कुल एक नई टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी, क्योंकि उसके बाद फिर हमें 3 वनडे 3 T20 खेले साउथ अफ्रीका में। तो मेरे ख्याल में तजर्बात इसलिए किए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान एक अच्छी टीम बिल्ड करने में कामयाब हो जाए।
तो अच्छी कोशिशें जारी है। अब देखिए ना, मेलबर्न तकरीबन 1 लाख की गुंजाइश वाला स्टेडियम है। अभी तक लग नहीं रहा कि स्टेडियम बहुत ज्यादा भरा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, फिर जो ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को प्लान किया है, वीकेंड खत्म होने के बाद आज मंडे को पहला वनडे इंटरनेशनल करवाया, ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि इतवार को अगर करवाया जाता वीकेंड को कराना चाहिए था, एब्सोल्युटली। और पाकिस्तानियों की ठीक ठाक तादाद है उधर, तो वो भी डेफिनेटली इधर उधर से आते हैं। और आपको पता है ये डिस्टेंसेस वहाँ कितने हैं। अच्छा, हमारे जो पहले 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, आपने देखे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर डिसमिसल? जी हाँ, देखें, वो हमारे फास्ट बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन जो फास्ट बॉलर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आप देखें कि मिचेल स्टार्क 140 प्लस की स्पीड से गेंद करवा रहे हैं। साइम अय्यूब वो बॉडी से अवे खेले, इनसाइड एज लगी, बोल्ड हो गए। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक हालांकि ओपनर हैं, लेकिन वो गेंद की स्पीड को जज नहीं कर सके और इतनी तेजी से गेंद गई कि वो बैट को अपनी गेंद के सामने से नहीं हटा सके और कॉट जॉइंट हो गए। तो वो जो स्पीड का मसला है कि हम पिंडी से खेलकर एकदम मेलबर्न में आए, तो वही हमारे बैट्समैन जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम जिस तरह अभी उन्होंने इनिंग्स शुरू की है और मोहम्मद रिजवान उनके साथ हैं, उम्मीद है कि एक हमारी तमाम तवज्जो का मरकज अभी ये दोनों ही बने हुए हैं। जाहिर है ये हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, मतलब राइट नाउ द कैप्टन इज प्लेइंग एंड साथ बाबर हैं, तो हमारी तो इस वक्त पूरी कंसंट्रेशन इस पे है कि ये दोनों क्या परफॉर्म करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यही आज का इंटरेस्ट भी है। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग चीज होगी वो इरफान खान नियाजी मियां वाली से उनका ताल्लुक है। यंगस्टर हैं, अभी चैंपियंस कप में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। तो हमने देखे एक बोल्ड डिसीजन लिया, आमिर जमाल को बाहर बिठाया, इरफान खान नियाजी को हम लेकर आए। तो हम एक नई टीम बिल्ड करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जो दुनिया की मुश्किल कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, 1 साल पहले उन्होंने अहमदाबाद में भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीता। तो मुश्किल सीरीज जरूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम बिल्ड करने की कोशिश में हमारे लड़के अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अगर हार भी जाएंगे तो एटलीस्ट लड़कर हारेंगे। अच्छा, हम मिचेल स्टार्क के, अभी हम अपने दोनों डिस्पोजल्स की बात कर रहे थे, साइम और अब्दुल्ला के, तो हमारे फास्ट बॉलर्स के भी ब्राइट चांसेस हम हैं, समझें। मतलब सेकंड इनिंग तक पिच कैसे बिहेव करेगी, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट टू, बट आई थिंक हमारे फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगी ये पिच। अब्दुल्ला, देखें, ये बेसिकली ड्रॉप इन पिच है जिस पर ये वनडे इंटरनेशनल हो रहा है। तो पिच तो बहुत ज्यादा चेंज होगी नहीं, पिच ऐसी ही रहेगी। बल्कि पाकिस्तान को जो है वो फ्लड लाइट से ऑन होगी, उसमें बॉलिंग करानी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, अगर हम पिछली 2 के टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ फिर इंग्लैंड के खिलाफ, तो हमारे फास्ट बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे थे। हमने आखिरी दोनों टेस्ट मैचों में शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट दिया, नसीम शाह को भी रेस्ट दिया। हारिस रऊफ काफी अरसे बाद पाकिस्तान टीम में वापस आए। मोहम्मद हसनैन, आपने बताया, तकरीबन 21 महीने के बाद उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है। तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स को भी बहरहाल अपने आप को प्रूव करना है इन कंडीशन में कि जहां मिचेल स्टार्क एब्सोल्युटली, खास तौर पे भट्टी साहब, अगर हसनैन और हारिस रऊफ दोनों ही अगर कुछ ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो दे हैव अ लॉट टू प्रूव। मतलब क्योंकि इसीलिए अब वापस शमूलियत हुई है और बिग बैश का तजर्बा भी है, बिल्कुल तजर्बा भी है। दे हैव डन रियली वेल, हारिस रऊफ ने खास तौर पे डन रियली वेल ऑन दीज ग्राउंड्स अर्लियर। तो एक्सपेक्टेशन तो ठीक ठाक है उनसे, बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़ाहिर है वर्ल्ड चैंपियन है, होम ग्राउंड पर खेल रही है, लेकिन पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ऐसी है कि उन्हें टफ टाइम दे सकती है। और हसनैन, हमने अभी चैंपियंस कप में उनको जिस तरह देखा, वो भी 140 की स्पीड से बॉल कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि हसनैन भी काफी हफ्ते बाद टीम में वापस आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी धाक जमाने में। तो हमारी तो नजरें चले इस पे है, एक और बड़ा इंडियन क्रिकेट फैंस का मेल्टडाउन चल रहा है। आपको पता है इंडिया वाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड के हाथों। न्यूजीलैंड, दैट्स ट्रू। उसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं कि कल जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में हो रही थी, तो उन्होंने तो धज्जियां उड़ा दी रोहित शर्मा की। लेकिन वो जो एक ही न्यूजीलैंड के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे प्लेयर्स को भी आप क्रेडिट दें
हमारी टीम के बारे में भी तो सवाल करें। आप अपनी टीम को नकार रहे हैं, अपने प्लेयर्स के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो जरा न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 3-0 भारत ने मारा, और इतने बड़े बड़े नाम जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये टीम जो है वो अनबीटेबल है, लेकिन भारत की टीम इतना होम ग्राउंड पर हारी है, तो मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं, डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड फॉर डूइंग। और वो भी खबर अपनी पिच बनाई, उस पे व्हाइट वॉश हुए, मतलब ये तो खास तौर पे बहुत बड़ी बात है ना कि उनके घर जाके उनको कर देना फॉर अ टीम लाइक इंडिया, क्योंकि खबर फिर यही बन जाती है इंडिया को शिकस्त, इंडिया को शिकस्त। थैंक यू भट्टी साहब। और न्यूजीलैंड की अच्छी कारकर्दगी जो है वो जरा ओवरशैडो हो जाती है खबरों में। अच्छा जी, और बाय द वे 25 साल बाद वाइट वॉश हुए हैं इंडिया, कोई मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। तो अगर वो बेचारे सुन रहे हैं वहाँ अपनी मीडिया से और अपने मुल्क से, तो फिर वो आई गेस सो या we have been through hard times as well, so we know all about it। आप हमसे सीखें कि हम किस तरह फिर hard times वाले पे भी हम निकल कंसल्ट के आ कर रहे लेते हैं, हैं आगे एक बढ़ रहे दूसरे हैं को, ये इंशाल्लाह। क्रिकेट से रिकवर करने पे भी हम कंसल्टेशन कर दे सकते हैं आपको। ओके, ब्रेक ले रहे हैं अभी। गुड मॉर्निंग। Alright, interesting things are happening across the world। और अमेरिका के सदारती इंतखाबात में बस एक दिन रह गया है। इंतखाबात में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर कमाला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, मगर अब तक के ज़मीनी हालात से ये हैं कि तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि बाजी कौन मारेगा। यही तो सारी बातें कि एंड तक पता ही नहीं चलेगी क्या होने वाला है। अच्छा, दोनों तरह के जो हैं वो सर्वे सामने आ रहे हैं, और कुछ सर्वेस में दावा किया जा रहा है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को 7 स्विंग रियासतों में कमाला हारिस पर बरतरी हासिल है, हो भी सकती है वैसे। और अमरीकी सदारती इंतखाबात इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्प हो गए हैं, और ये तो मेरा ख्याल है कि एवरीबडी वुड एग्री, अमरीका में अब तक कोई खातून सदर मुंतखब नहीं हुई इससे पहले। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। जबकि आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बार हारने के बाद दोबारा मैदान में आए हैं, ये भी वैसे पहले एक बार जीत भी चुके हैं, तो ये भी एक कमाल की बात है। और इनफैक्ट बाराक ओबामा के सदर बनने पर यह तासुर किया गया था कि अमरीकी सोसाइटी जो है अब रंग, नस्ल, ज़बान, मजहब से बहुत ऊपर चली गई है, और उसके बाद फिर एकदम से ट्रंप आ गए। तो वो उनकी मकबूलियत और जीत से साबित हुआ कि राइट विंग ना सिर्फ अब तक मौजूद है बल्कि शायद खासा मजबूत। और आपको पता है, एक तो पोलिंग डे पर फैसला होगा, लेकिन बहुत से वोट अभी कास्ट भी हो चुके हैं, जो पोस्टल वोट्स होते हैं वो हो चुके हैं। सो करोड़ों लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, और बहुत सो ने करना भी है। इस बार ट्रंप पहले से ज़्यादा सख्त पॉलिसियों के इरादे जाहिर कर रहे हैं, ख़ासतौर पर इमिग्रेंट्स को लेकर। और बहरहाल इलेक्शन से पहले एक दिन बहुत अहम होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। मतलब मुख्तलिफ अंदाजे होते हैं, एक तो ये सर्विस होते हैं, फिर वो जो बुकीज होते हैं उनकी अपनी आरा होती है, वो अलग एक मामला चल रहा होता है, मतलब बहुत कुछ हो रहा होता है। और एंड पॉइंट तक लोगों को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही होती है कि वो किधर करें। हम बात करेंगे अमेरिका के इलेक्शन पर, तज्जिया लेंगे, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के प्रोफेसर नईम हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में बस एक दिन रह गया है, और अब तक जो सर्वे या जो तज्जिए सामने आए हैं, अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इस रेस में कौन आगे है। तो क्या इस बार मुकाबला माजी के मुकाबले में ज़्यादा सख्त आपको नज़र आ रहा है? क्या वजह आप समझेंगे? बहुत सख्त है इस बार मुकाबला, बहुत सख्त है, बिकॉज डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। जो वोटर्स ट्रेडिशनली डेमोक्रेट को वोट देते थे, तो वो अब उनको देने को तैयार नहीं है, और रिपब्लिकन्स भी जो रिलाई करते थे कि औरतों के वोट पे वाइट वुमेन, वो ज़्यादा उसकी स्टैंड ऐसी है, बदतमीजी बातें उसने ऐसे की हैं, तो वो डेमोक्रेट की तरफ लीन हो रही हैं। लेकिन जो लड़के मैन ऑफ दैट लैटिनो और जो ब्लैक कम्युनिटी के हैं, they more resonate with Trump's way of talking. So the traditional dynamics are all upside down. That's why it's very hard to predict कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। सब जो traditional lines थी वो सब गलत हो गई हैं। So traditional dynamics are now upside down. Actually, this sums up the situation really well. Yeah. क्योंकि जाहिर है कुछ भी कहना इसीलिए नहीं समझ में आ रहा, कबल अज़ वक्त है। अब डॉक्टर साहब, ट्रंप से मुताल्लिक एक तासुर ये है कि वो एक राइट विंग रिजिड लीडर हैं, लेकिन इस बार उनकी जो मुजब्बज़ा पॉलिसियाँ हैं, ऐलानात पहले से भी ज़्यादा सख्त हैं। तो क्या ऐसी सूरत में उनके लिए डेमोक्रेट्स की तरफ झुकाव रखने वाले वोटर्स को अट्रैक्ट करना मुमकिन है? ऐसी सूरत में उनका
डेमोक्रेट के वोटर को अट्रैक्ट करना बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी भी सब एक जैसे लोग नहीं है। डेमोक्रेट पार्टी को कहते थे इट्स ए बिग टेंट, उस टेंट में हर किस्म के लोग दाखिल होते थे। तो रिपब्लिकन पार्टी वाज मोस्टली ऑल वाइट एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल, लेकिन डेमोक्रेट में इमिग्रेंट्स भी हैं, अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज भी हैं, सब वो अलग अलग से बाइफरकेट हो रहे हैं। जो ट्रम्प जो बातें करता है जैसे, तो यंग जो लड़के होते हैं, यंग वोटर्स इन 30s एंड 40s, उस माचो स्टाइल में जो बात करता है उससे बड़े अट्रैक्टेड होते हैं। तो वो जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक वोटर थे अब उसकी तरफ जा रहे हैं, पॉलिसी को फिक्र नहीं करते। पॉलिसी की बात तो बहुत डिटेल की होती है, ये लोग सिर्फ स्टाइल पे जा रहे हैं। जैसे टीवी पे, टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनकी स्टाइल पे लोग उनसे अट्रैक्ट होती है, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिसी। हालांकि पॉलिसी काफी खराब है लोगों के लिए, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी, उसमें टैरिफ डाल देगा, लेकिन लोग उनको उसको कंप्यूट नहीं कर पा रहे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो आप बता रहे हैं कि इट्स लिटरली द इमेज जिस पे ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है रादर देन यू नो व्हाट दे स्टैंड फॉर और द पॉलिसीज़। ये बताइएगा प्रोफेसर साहब कि प्रेसिडेंट ओबामा जब सदर बने थे तो ये तासुर को फ़रोग मिला था कि अमेरिका अब एक नए दौर की जानिब आ गया है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही फिर हमने देखा कि ट्रंप की फतेह ने ये बताया कि नहीं, अमेरिका मजमूई तौर पर अभी भी शायद एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। तो क्या आज की तारीख में आपकी नज़र में अमेरिका एक खातून सदर के लिए रेडी है? अमेरिका खातून सदर के लिए रेडी होने लगा है। जब हिलरी कर रही थी, हिलरी क्लिंटन, उस वक्त बहुत रेडी नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें होके अभी अमेरिका ज़्यादा रेडी हो गया है खातून सदर के लिए। लेकिन इसकी ट्रांजिशन अभी कुछ देर लगेगी। उसमें ट्रंप ने सोसाइटी को इतना डिवाइड कर दिया है इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द कंट्री, कि जो पहली ट्रेडिशनल लाइंस सब ब्लर हो गई हैं। लेकिन अमेरिका ज़्यादा खातून सदर के लिए तैयार है। मेरा आंसर यह है कि इट्स मोर तैयार देन एवर बिफोर। तो ख्याल है कि हो सकता है इस वक्त इसको 50-50 चांस ही कह रहे हैं, लेकिन तैयारी है और होगा। अगर अब नहीं हो सका तो विद इन 10-20 साल में, 10-12 साल में डेफिनेटली खातून सदर होगी हमें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आपको लगे कि आपने कहीं सुना हुआ है या देखा हुआ है कि पॉलिसियाँ बहुत कहीं पीछे रह गई हैं। वो जो अंदाज़े गुफ्तगू है, वो जो ब्रवाडो है, वो जो स्टाइल है बोलने का, वो नौजवान वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहा है और बस वो उसी के ऊपर वोट देने के लिए तैयार हैं। पॉलिसियाँ क्या हैं, इरादे क्या हैं, करना क्या है, वो इससे सरोकार नहीं रखे हुए हैं। उन्हें टिकटॉक के ऊपर उन्हें टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस पसंद आ रही हैं, जिनके व्यूज़ ज़्यादा हैं, जिसमें शशका है, म्यूजिक है, तकरीरें हैं, वो उसी पे अट्रैक्ट होकर अपने वोट का फैसला कर रहे हैं। बस ये हो रहा है। like what has happened in the past in Pakistan as well. मतलब ठीक है, यंग वोटर्स होते हैं, उनको जो चीज़ मुतासिर कर रही है, जो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर देख लेंगे। जो चीज़ कूल लग रही है, ऑनेस्टली मतलब लेट्स फेस इट, यही हर जगह ये हो रहा है। जो कूल चीज़ है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। और अमेरिका में भी आई गेस उनको जिस तरह प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे, ट्रंप का एक बड़ा नो नॉनसेंस टाइप एटीट्यूड है, अच्छा लगता होगा। अब वेदर इट कम्स डाउन टू एनी प्रैक्टिकल थिंग और नॉट, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन वो एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। और ज़्यादातर लोग इन्हिसार कर रहे हैं उन सोशल मीडिया, और आपको पता ही है सोशल मीडिया पर जो मैग्नीट्यूड है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, झूठ और प्रोपेगेंडे का, वो बहुत बड़ा है। और हमारे यहाँ जितना बड़ा है, अमेरिका में भी उससे शायद बड़ा ही होगा। सो ज़्यादातर लोग उसी पे इन्हिसार कर रहे हैं। अच्छा जी, एक मुकाबला तो उधर फिर अब हो रहा है ना अमेरिका में, और एक मुकाबला हुआ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी। और किस तरह जी, पहले वनडे से कबल दोनों टीमों के राइट हैंड के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और मिचेल स्टार्क का एक लेफ्टी हो गया, सॉरी, मिचेल स्टार्क का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर फेस ऑफ हुआ। ये देख ले, पहले तो फेस ऑफ देख लें कि वो फेस ऑफ हो रहा है। अब हुआ क्या इसमें भाई, मैदान में होने वाले फेस ऑफ के दौरान तो मिचेल स्टार्क और शाहीन आफरीदी ने हंसी मजाक भी किया। इस मौके पर शाहीन आफरीदी ने मजाकन कहा कि क्या हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं। मतलब उनको माहौल ऐसा लग रहा था। अच्छा, बाय द वे फेस ऑफ में आप जो भी कह ले हुआ होगा, वो अभी जो मिचेल स्टार्क है वो आगे ही हैं, क्योंकि वो तो आउट कर चुके हैं। शाहीन की बारी आनी है, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन फिलहाल ही इज डूइंग वेल। हाँ, अभी वो 2 आउट कर चुके हैं, हमारे दोनों ओपनर्स उन्हीं के हाथों आउट हुए हैं। बट लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब था फन भी हो रहा है उधर, दे आर हैविंग फन।
बेसिकली। 36 गेंदों पर 31 रन बना चुके हैं बाबर आजम। सीम्स लाइक माशाल्लाह नजर ना लगे। तो माशाल्लाह नजर ना जिक्र करें अब। और 25 बताना तो है ना, 25 पे 8 ही सिर्फ बनाए हैं। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम मजीद उस पे बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बाबर सीम्स स्टेबल and रिजवान ऐसा लग रहा है थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। The more I'm telling him not to really dwell upon it, the more you're doing it। मैं ब्रेक ले रही हूँ, इससे पहले कुछ और कहें। वेलकम बैक जी। सर्दी का सख्त तरीन महीना समझा जाने वाला दिसंबर आने में एक माह से भी कम वक्त रह गया है, मगर हमारे यहाँ तो अभी सर्दी का सीन नहीं आया। सीन ही नहीं ऑन हो रहा भाई। आप बल्कि सर्दी तो छोड़े, गर्मी का जोर जो है टूटने में नहीं आ रहा। और जो बिजली का बिल कुछ अफोर्ड भी कर सकते हैं ना, वो भी कड़े दिल के साथ अब तक एसी चलाने पर मजबूर हैं। और एंड वी वो वेटिंग कि अब ज़रा नवंबर दिसंबर में एसी तो बंद हो जाएंगे, बिजली के बिल भी कंट्रोल हो जाएंगे। नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं। मतलब कोई रिलीफ ही नहीं मिल रही। नहीं तो समझ नहीं आ रहा कि मौसम जो है वो कब बदलेगा और हम बदलते मौसम के कोई गाने शाने सुनेंगे। मतलब ये कोई ज़िंदगी शुरू होगी दोबारा से। नथिंग इज़ हैपनिंग, सॉरी। तो लाहौर की वैसे बात कर लेते हैं कि वहाँ लोग जो हैं वो स्मॉग के हाथों परेशान तो हैं, मगर मौसम वहाँ भी कुछ अजीब सा है। कभी अचानक गर्मी तो कभी सर्दी महसूस होने लगती है। और कराची वालों की क्या बात करें, हम तो डूबे हैं। तो हमारी तो कुछ खास सुबह बस वो गीली थी सरफेस जगह जगह। मतलब अपनी आप गाड़ी सवारी देख लें या फिर फर्श देख लें या सड़क देख लें, तो वो ओस जिसे कहते हैं ना, रात में नमी जो होती है। हाँ, वो इसलिए होती है क्योंकि जब बाहर बहुत गर्मी और आपने अंदर एसी ऑन किया हो तो वो खिड़कियों पे कभी कभार इस किस्म की ओस आ जाती है। उसमें कोई मौसम का कोई लेना देना नहीं है सच कि एज इफ मौसम कोई बेहतर हो है, लेकिन अदरवाइज तो गर्मी नहीं है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब शुरू का लाहौर से शुरू करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है स्मॉग का बहुत बड़ा मसला है। यही सूरत हाल रहने वाली है पैरेलली, क्योंकि बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है और बारिश जब तक नहीं होगी ये स्मॉग सेटल डाउन नहीं होगी लाहौर में। जी बहुत शुक्रिया। देखिए यही ऐसा ही खदशा है क्योंकि बारिशें वैसे इस पूरे सीज़न में कम है मामूल से, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ख़ासकर लाहौर और ये जो आपका सेंट्रल पंजाब जो इससे स्मोक से ज़्यादा मुतासर होता है, उन एरियाज़ में तो अगले 2 हफ्ते तक कोई ऐसा नहीं दिखाई देता, कोई बारिश सिग्निफिकेंट, बल्कि कोई अप्रोच करती हुई नहीं दिखाई देती। बिल्कुल शुमाली इलाका जात जो है KP के शुमाली इलाके और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, वहाँ तक एक महदूद सी वेव है शायद 11-12 को। लेकिन ये होता है कि थोड़ी बारिश हो किसी और जगह में तो उस जगह पे ना हो जाओ जो स्मोक से इफेक्टेड एरिया है, तो वो मसाइल और भी बढ़ जाते हैं कि नमी कुछ ना कुछ आ जाती है फिजा में। तो जाहिर है कि ऑलरेडी पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, तो उसके बाद विजिबिलिटी और ख़राब हो जाती है, एयर क्वालिटी एक तरह से ना फिर डिटेरियोरेट हो जाती है। सरदार साहब आपको ये पैटर्न जो है जी, आपको ये पैटर्न जो है ये नॉर्मल लग रहा है या आपको लग रहा है कि नवंबर में मतलब इसी तरह ही होता है कि एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर के शुरू में, जिसको हम कहते हैं ना कि बड़ी ही कोई मजबूरन कोई सर्दी की कोई वेव, हमारे यहाँ तो खैर कराची में है ही नहीं, लेकिन अप नॉर्थ और पंजाब वगैरह में भी देखा जाए तो वो खुल के नहीं हो रही जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस महीने में। जी ऐसे ही है। अभी तक उस तरह से मामूल से ज्यादा ही जा रहे हैं टेम्परेचर। हाँ इंडिविजुअल जगह हैं कुछ ऐसी, जैसे स्कर्दू वगैरह में तो रात का टेम्परेचर 0 तक पहुंच जाता है अभी, और इसी तरह से कालाम हो गया KP की तरफ, और कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स हैं ऐसी। आपको पता है शुमाली इलाके जो पहाड़ी इलाके हमारे, वहाँ पर तो सर्दी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल अभी तक वही ट्रेंड चल रहा है। दिन में तेज धूप होती है और रात में कुछ खुनकी तो वही पहाड़ी इलाकों या शुमाली इलाकों में हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में तो अभी तक कोई ऐसा असर नहीं पड़ा। और देखिए अब नवंबर के 8-10 दिन गुजरने के बाद कुछ इसमें चेंज आ सकती है, कुछ ना कुछ रात की या सुबह की सर्दी बढ़ सकती है मैदानी इलाकों में। अच्छा, हम क्या ये फिनोमेना है कि सर्दी भी देर से आनी है और गर्मी भी देर से आनी है, क्योंकि गर्मी भी देर से ही आई थी। क्या अब ये वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं या गर्मी पहले आ जाती है और सर्दी देर से आनी है? सरदार साहब ये भी अब जो चीज देर से आनी है क्या वो देर तक रहेगी भी या फिर पीरियड शॉर्ट हो जाएगा? देखिए अगर आपने नोट किया हो ना, तो इस दफा जो पूरा यानी पिछले 10 महीने गुजरे हैं थ्रू आउट, ये 10 ग्लोबली हम बात करें तो ये 10 महीने गर्म गुजरे हैं। हमारे पाकिस्तान में तो जो बीच का मानसून का पीरियड होता है ना, जुलाई से लेके सितंबर तक, वो निस्बतन कूलर मंथ्स होते हैं क्योंकि क्लाउडी वेदर रहता है और बारिशें चल रही होती है मुसलसल। तो अच्छा, दूसरी तरफ आप ग्लोबली देखें, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये जो आपका समर सीजन था
जून से लेके अगस्त तक 3 महीने जो समर सीजन होता है, ये वार्मेस्ट एवर समर था ग्लोबली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन एक्सेप्ट पाकिस्तान में चूंकि मानसून चल रहा होता है तो वो इतना गर्म नहीं गुजरा। तो अदरवाइज वही बात है कि गर्मियों का क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मियों का दौरानिया बढ़ता जा रहा है और सर्दियों का दौरानिया कम होता जा रहा है। ये तो पिछले कई सालों से एक तरह से हमारी डेटा भी शो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन भी यही है। तो अब ये कि और फिर गर्मी जल्दी आ जाती है। आपने देखा होगा कि 2022 में और फिर 23 में भी, यानी मार्च अप्रैल से कुछ इलाकों में गर्मी पड़ना शुरू हो जाया करती है और फिर वो मई के एंड तक तो रहती है, जून के वस्त तक बल्कि। और फिर जब मानसून या प्री मानसून बारिशें शुरू होती हैं तो फिर उसमें कमी आती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यही है कि गर्मियाँ जो है ना वो फैलती जा रही है, गर्मियों का सीजन और सर्दियों का सीजन सुगड़ता जा रहा है। सरदार साहब, थैंक यू for being with us, और we were hoping for a better news regarding the weather. I'm sorry, nothing there. लेकिन फिर भी चलें, मायूस इसलिए नहीं होना बिकॉज अभी फिर दिसंबर आ जाएगा और दिसंबर में तो सर्दी होनी ही है और अभी इस महीने के भी एंड में कुछ ओवरऑल ये ग्लोबल ट्रेंड है कि दुनिया गर्मी फैलती जा रही है, गर्मी अपने पैर फैला रही है और सर्दियां सुकड़ती जा रही हैं। ऑन द फ्लिप साइड आई एम वंडरिंग कि अगर सर्दी ज्यादा बढ़ रही होती और गर्मी श्रिंक हो रही होती तो क्या हमें वो कबूल होता? तो भी कबूल नहीं होता, एक बैलेंस जरूरी होता है। वो भी बड़ी कोई खतरनाक किस्म की सर्दी हो जाती है। फसलें एंड हमारी एग्रीकल्चर एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू समर्स प्राइमरीली। ब्रेक के बाद मिलते हैं, दुआ करते रहें। अच्छा जी, अक्टूबर के आखिर से नवंबर के आगाज तक आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग और जियो के ताउन से वर्ल्ड शाह साहब हमारे साथ हैं 26 सितंबर से नवंबर तक, और हम शाह साहब के लिए तालियां बजाएंगे। सबसे पहले तो यस, प्रेसिडेंट पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची, यू हैव डन इट। और वैसे शाह साहब ऐसा इवेंट हम अब इतने 10 साल तो हमें भी हो गए कराची में, ना हमने पहले कभी देखा है। जी दुनिया में भी नहीं हुआ कभी ऐसा। There you go, and we had like so many guests by the way on this platform जो कि परफॉर्म भी कर रहे थे, वर्कशॉप्स वगैरह भी दे रहे थे। इतना कोई मल्टी पर्पस किस्म का ये इवेंट था कि जिसमें जो आ रहे हैं बाहर से, जो परफॉर्म कर रहे हैं और पीपल वर लविंग देम, वो सिखा के भी जा रहे हैं और खुद भी सीख के जा रहे हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त। जब हमारी कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल की बात आती है ना, एक जमाने में आपको याद है हमारे साबिक कप्तान इमरान खान ने PSL के बारे में कमेंट दिया था, पता नहीं कहाँ से लोग उठा के ले आते हैं, याद है शुरू में। लेकिन हाँ, रेलू कट्टे आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये पहला फेस्टिवल था इस नौयत का, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, और दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक से लोग आए। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें उर्फ आम में कहा जाता है, वहां से भी लोग आए। वैसे ये ऐसा नहीं है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमारे यहाँ गरीब तरीन मुल्कों से भी आए और अमीर तरीन मुल्कों से भी आए, और जहाँ पे कल्चर और आर्ट्स की बड़ी कदर है वहां से भी आए, जहाँ नहीं है वहां से भी आए। मतलब दुनिया के कोने कोने से लोग आए। लोग तो दुनिया के कोने कोने से आए, और फिर कराची वालों ने क्या उनका इस्तकबाल किया। मतलब कि भर के पूरे ऑडिटोरियम्स, थिएटर्स, दे वर पैक्ड फॉर ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस। हम आपको रास्ते में बीच में दिखाते भी रहे हैं। वी शोड यू क्लिप्स, वी स्पोक टू द आर्टिस्ट, और फिर आर्ट फॉर्म्स भी, डांस ले लें आप, एक्टिंग थिएटर ले लें, सिंगिंग ले लें, ऐसी चीजें, माइम एग्जीबिशंस, मतलब आप जो चीजें हमने पहले सुनी भी नहीं हुई, डिफरेंट शायरी ले लें, हैंडीक्राफ्ट ले लें, एवरीथिंग वाज देयर। इट वाज द वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। शाह साहब, हमने लॉन्गेस्ट कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मुझे बताइएगा, हम जब यहाँ पे लोग आते थे, हमारे यहाँ तकरीबन रोज ही मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आ रहे थे, कितना बड़ा चैलेंज था लॉजिस्टिकली। हम जो किया आपने वो तो किया, लॉजिस्टिकली ये मैनेज करना, हमारे जहन में होता था ये लोग खाना भी खाएंगे, ये लोग रहेंगे भी, इनकी ट्रैवल लॉजिंग भी है। हम उनसे पूछते थे कि आप किधर रह रहे हैं, आज आपका कैसा दिन गुजरेगा। वी वर सो क्यूरियस कि हम उनसे ऑफ कैमरा पूछते थे कि क्या हो रहा है। चैलेंज था क्योंकि आपकी कोई 1000 बंदे की टीम तो नहीं है। मेरा तो एक मसला है कि मुझे कोई चैलेंज ही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया था। तो मेरी बहुत छोटी सी एक टीम है, जी वेरी स्मॉल, और उनको मैंने इतना बड़ा टास्क दे दिया तो कई जगह पे वो बस्ट हुए। और फिर बैकअप मैंने अपने पास रखा हुआ था 24 घंटे का, मैं सोया नहीं 3 घंटे भी। और आपको याद है अस्पताल से 6 गोलियां खा के यहाँ आके मैंने आपके पास अनाउंस किया था। एंड इसी ने आंखें सारी दुनिया की भी खोल दी, मेरी भी खोल दी। बात यह है,
आप लोग 10 साल से तो आप लोग जानते हैं, जियो का लोगो मेरे सामने डिजाइन हुआ है, जियो का आइडिया मेरे सामने फ्लोट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं ना, सही है, तो ये जियो आज खड़ा है ना, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जियो का। इसके साथ मैं कोई अपने को नंबर बनाने के लिए थोड़ी ये काम करता हूँ। मुझे तो 40 साल से ज़्यादा हो गए। मुझे लगता है कि मेरे मुल्क को सबने मिलकर बर्बाद कर दिया है। मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया में आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये हमारा जो पिक्चर पोर्ट्रे की गई, हम तो है नहीं ये, हम तो बड़े लिबरल लोग हैं। हमारे बच्चे नाचते हैं, गाते हैं, वेरी टैलेंटेड, कराची से नहीं गिलगित तक, चित्राल तक, कश्मीर तक, पेशावर, बलोचिस्तान। तुम मेरा चेहरा क्यों मस्क कर रहे हैं? चाहे कोई फॉरेन ऑफिस हो, चाहे कोई पाकिस्तान का दुश्मन हो। देखिए, मैं आपसे 1-2 मिनट लूंगा। जो मेरे जिंदगी के 40 साल लगाए और फिर आर्ट्स काउंसिल में मुझे 25 बरस हो गए और 17 साल से तो मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ। ये 2 एकड़ 2.62 एकड़ की एक जगह को मैंने इस मुल्क का नर्व सेंटर बना दिया है। Absolutely. और अभी मुझे पेशावर से, ठीक है, बहुत बड़े लेवल के डिसीजन मेकर्स, और कल सुबह 8:23 पे मुझे कोयटा से एक मैसेज आया किसी बड़े डिसीजन मेकर का कि शाह साहब नाउ गवादर इज वेटिंग। सो व्हाई दिस कंट्री रिलाई ऑन शाह साहब? Why system is not working? Why the institutions are not working? I'm not happy that मैं single out होके आ रहा हूँ। मुझे You are खुशी saying that है। there should be more people doing this same thing. नहीं, more people नहीं, कम अज कम। देखिए, गवर्नमेंट्स कल्चर की मिनिस्ट्री है, कॉमर्स की मिनिस्ट्री है, TDEP खर्च। शाह साहब, आपको पता है कराची में अब ये कराची कल्चर एंड कल्चर फेस्टिवल्स और इन चीजों को लेके पाकिस्तान के स्टेज पे सबसे बड़ा नाम बन के सामने आया है। इट यूज्ड टू बी लाहौर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और अब लाहौर भी कहीं इस रेस में बहुत पीछे रह गया, व्हिच इज सैड। नहीं, वो तो 10 डॉन में कॉलम लिखे गए हैं कि ये जो एक वो था, उसको अहमद शाह ने शिफ्ट कर दिया है कराची। भाई, अहमद शाह ने क्या शिफ्ट कर दिया? मैंने मना किया लाहौर को, पेशवार को मैं तो अभी गया हूँ। रजी अहमद इज अ वंडरफुल मैन, चेयरमैन अलहमरा, ठीक है। उसने मुझे बुलाया टिकट दे के, 6 घंटे में उनके साथ बैठ के हाउ टू रन द इंस्टीट्यूशन करके आया हूँ। मसला ये, जीरो अथॉरिटी है सारे बोर्ड्स के पास। सरकार का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चाय की प्याली पिलाने के इख्तियार भी उसके पास है। और बोर्ड में कौन है? सलीमा हाशमी, रजी अहमद, इतने बड़े लोग, नदीम सैयद, सुहेल वड़ाई साहब को मैंने राजी किया कि भाई आप भी इस बोर्ड में आए। और ये सब मिला के इनके पास 10 रुपए का बेसिक स्ट्रक्चर में खराबी है। इन अदारों को एक ऑटोनमस अदारों के तौर पे होना चाहिए। तो खैर, हम फेस्टिवल की बात करेंगे। अच्छा सर, फेस्टिवल के हवाले से ये बताएं, क्योंकि हर रोज ही इतने इवेंट्स हो रहे थे, मतलब दिन में ही पैक थे, और हमने खुद देखा कि कितने लोग थे। क्या आपको लगता है एस्टिमेट, कोई फुटफॉल बता सकते हैं कि कितने हज़ारों लोग आए होंगे? भाई, हजारों में कैसे? मेरे पास तो परसों 50,000 बच्चे, हजारों तो एक दिन में हो जाते हैं। हाँ, लाखों तो डेफिनेटली होंगे। हर सैटरडे को कॉन्सर्ट्स करता था मैं, हर संडे को डांस। आपको पता है हालात कितने खराब थे। उधर लब्बैक की वो मारामारी हो रही थी, उधर वो कौन सी एक और हमारी जो भी हो रहा था, आपका अच्छा हो रहा था, इधर पीछे कुछ और हो रहा था पोलो ग्राउंड की तरफ। उन हालात में बम फटा, जिस दिन बम फटा, वो चाइनीज वाला मामला हुआ, मेरे 20 डेलीगेट एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। आज मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी या सारी दुनिया का मुझ पे एतमाद, मुझ पे क्या था? एक ग्रुप ने दुनिया के उस बम के फटने के बाद रिफ्यूज नहीं किया और सारे के सारे आए। बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, नहीं, इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह तक मुझे कुछ खबरें सॉरी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमारा तो जो बम फटा टारगेट ओरिएंटेड था, लेकिन इंडियन चैनल्स ने उसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया कि जो हमारे डेलीगेट थे उनको इंडियन मीडिया से ये बात ज्यादा पता लगी कि जी बम फट रहे हैं कराची में। लेकिन फिर वो भी सरप्राइज नहीं होंगे पहुंच के कि चलो फटा तो सही वो बम, लेकिन थिंग्स यहाँ से जो लोग आ तो गए, यहाँ से जो वापस गए, उनके तासुरात बताएं। रोते हुए जा रहे थे
और चूंकि मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं ना वो सुपरस्टार हो गए, यानी जो उनकी हॉस्पिटलिटी देख रहे थे, जो उनको ला ले जा रहे थे, जो उनको खाना खिला रहे थे, वो उनके लिए जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि शाह साहब को कह देना, दे आर क्राइंग। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ, आई नीड सम टाइम। ये फेस्टिवल पे हम इतना खुश हो रहे हैं ना, ये फेस्टिवल मेरी कामयाबी थोड़ी है। ये फेस्टिवल असल में जब आप बीज बोते हैं ना जमीन में, मैंने तो अभी इसमें बीज बो के पानी लगाया, इसकी फसल तो आगे कटने वाली है। कैसे? वो ऐसे कि दुनिया का हर बड़ा डायरेक्टर, जितने आर्टिस्ट आए थे, सारे के सारे इस बात पे तैयार हैं कि वो मेरी एकेडमीज में कराची में आके 4-4 हफ्ते ट्रेंड करेंगे। एवरीबडी इज रेडी, अमेरिकन, जर्मन, रवांडा, कोसोवो, एवरीबडी इज विलिंग टू कम अगेन। ऐसा लग रहा था जब हम उनसे बात भी कर रहे थे, they wanted to be, मतलब वो लिटरली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड थे सारे लोग। हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, टाइम भी कम है। नेक्स्ट आगे क्या करने वाले हैं? हमें पता है कि आपको रेस्ट वगैरह शायद चाहिए हो, इसके बाद गुड, तो फिर बताएं नेक्स्ट क्या हो रहा है। मेरा जो बेआरामी है ना वो मेरा आराम है, समझ गए? हाँ, समझ आ आगे आगे परसों अवामी थिएटर फेस्टिवल 24 दिन का शुरू हो रहा है, ये ताकि इस शहर में जितने लोग थे, वो जो उमर शरीफ मोइन अख्तर थिएटर किया करते थे, उस रिवायत को हर साल मैं कायम रखता हूँ। ये शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, ये जो सारे, ताकि इस शहर के जो अवाम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हमारा दुनिया की सबसे बड़ी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, जिस पे अपनी टिकट लेके सिफारिशें करा के लोग आते हैं सारी दुनिया से। हमारे पास वो हो रही है, और वो जैसे ही खत्म होगी चिल्ड्रन फेस्टिवल हो रहा है। शाह साहब, दिस इज अमेजिंग कि मतलब अभी इतना मेगा फेस्टिवल जो है वो अभी खत्म हुआ नहीं कि अभी आगे 3 चीजें शाह साहब ने गिनवा जो होने वाली हैं। तो जिसको कहते हैं ना, आपकी टीम को हम स्पेशली मेंशन करना चाहेंगे, बहुत मुबारक हो। यस, नहीं, मैं तो देखें, एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है जियो से जा सकती है। जियो ने तो रात दिन चलाया, और मैं जियो से मेरा कमिटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान असलम मेरा दोस्त था, ये नाम भी उसने रखा था, ये लोगो मेरे सामने बना, तो वो फैक्टर अपनी जगह है। लेकिन बाकी सारे मीडिया ने इस वजह से कोई भी रुकावट नहीं की कि जियो इसमें पार्टनर है तो हम नहीं करेंगे। सबने प्रमोट किया, चारों ने किया, सबका इवेंट था, ये पाकिस्तान का इवेंट था, ये पाकिस्तान का इवेंट था, और इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे। Once again, शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और जो गए हैं वो तो विटनेस हैं इस चीज़ के कि कमाल का ये सारा फेस्टिवल हुआ है। आर्टिस्टों की बात हो रही है, आपको पता है आर्टिस्ट हसास होते हैं, ये अपने एहसासात, माशरे के मसाइल, दुख दर्द और हुस्न और कुदरत के रंगों को फनपारों की सूरत में तख्लीक करते हैं। नौजवान मुसव्विर अयूब खान ने अपने फनपारों को कैनवस तक महदूद नहीं रखा, बल्कि मच्छर कॉलोनी जैसी पसमानदा बस्ती में एक गैर फाल सरकारी स्कूल को गोद लेकर जहालत और पस्ती के स्याह अंधेरों को शऊर और आगाही के रंगों में बदल दिया है। अच्छा जी, उनीबा ज़मीर शाह ने एक रिपोर्ट बनाई है व्हिच वी आर वेरी क्यूरियस अबाउट, लेट्स वॉच। मच्छर कॉलोनी को कराची की पुरानी और खस्ता हाल कच्ची आबादियों में से एक समझा जाता है। यहाँ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान है, लेकिन मयारी तालीम बिना किसी तफरीक के हर किसी का बुनियादी हक है। इसी खूबसूरत सोच को इस बार एक मुसव्विर ने अपने कैनवस की जीनत बनाने के बजाय इस खस्ता हाल बस्ती के बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए अपनाया है। इलाके की निस्बत जिसकी आबादी 7 लाख है, उस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल है ये। इसकी कंडीशन बहुत बुरे हाल में थी। इस पे अगर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूँ, एजुकेशन के अलावा यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे वो ड्रग्स के जो माफिया जो ड्रग्स पी रहे होते हैं, तो वो फिर बहुत सारे डोनर्स के साथ मिल के हमें जो है वो फंड्स दिए गए हैं या बहुत सारी चीज़ें परचेस करके दे दिए गए हैं। तो वो जाके तब जो है वो अब स्कूल का लुक आ रहा है, और ये वो स्कूल है जहाँ पे बच्चे आना पसंद नहीं करते थे, और अब इतने एडमिशन आते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं होती कि हम जो है वो एडमिशन दे सके। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एक यूथ फेस्टिवल हुआ था, तो वो भी मैंने विन किया था, और उसकी मुझे जो है वो फर्स्ट प्राइज़ उस कैटेगरी के अंदर मिला, और उससे काफ़ी अच्छी मुझे एक रकम मिली, एक चेक मिला था। उस वक्त 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक एग्जीबिशन अपनी ज़रूर करूँगा। ये तो 2 दिन के अंदर मेरी मैक्सिमम पेंटिंग जो है वो सेल आउट हो गई, सारी लोगों ने ख़रीद ली, और मुझे एक रकम उससे जो है ना वो मिल गई। मुझे एक ख्याल आया कि इस इलाके के अंदर बहुत सारे अयूब होंगे,
जिनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। बच्चों की बात करें तो तकरीबन 35 स्टूडेंट्स इस स्कूल के अंदर मौजूद थे और अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं। जो ड्रॉप आउट का रेशो है वो 0 पे आ गया है। मेरा नाम सुदेश है, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। दुनिया में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद वाला मुल्क बदकिस्मती से पाकिस्तान है, जहां तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख बच्चे अपने इस हक से महरूम हैं। ऐसे में सिंध में अयूब जैसे 100 से जायद समाजी खिदमतकारों ने 319 गैर फाल सरकारी स्कूलों को माँ के एहसास की तरह गोद लिया और अब इन स्कूलों में बच्चों की वापसी को मुमकिन बनाकर पसमानदा तबके के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। सलाम है आप लोगों को, आप जैसे लोगों को। अयूब, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब कभी कभार हैरान हो जाते हैं हम कि लोग में अभी भी होप है, दे आर होपफुल और इस किस्म के काम तभी होते हैं जब मायूस नहीं होते लोग। अच्छा जी, अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपको एक पहली बात तो ये कि अगर आप शादी करना चाहते हैं अगर तो फिर आपको रिश्ता जरूर चाहिए होगा। रिश्ता नहीं मिल रहा आपको तो आपको क्यों नहीं मिल रहा भाई? क्योंकि दिल का रिश्ता जो है, पाकिस्तान में रिश्ता ढूंढना वैसे एक ऐसा अमल रहा है हमेशा से जिसमें वक्त ज़ाया होता है, पैसा बर्बाद होता है, बाज़ औक़ात आपकी दोस्तियाँ, आपकी रिश्तेदारियाँ ख़राब होती हैं क्योंकि माँ बाप चाह रहे होते हैं, बच्चे नहीं चाह रहे होते हैं। लेकिन काबिल एतमाद और जान पहचान की वजह से लोग बच्चों की शादियाँ ख़ानदान में करने को भी तरजीह दे रहे होते हैं। फिर बाज़ औक़ात वो शादियाँ चलती भी नहीं है क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं होती बच्चों के पास। जाहिर है कि ऐसे में कज़न मैरिजेस को भी फ़रोग़ मिलता है जिसके नतीजे में बीमारियां, मौरूसी जो बीमारियां हैं उसका सिलसिला भी चलता रहता है। एक्चुअली जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो बेहतर लगता है कि कज़न्स में ही आपस में खानदान में कर लें, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इस किस्म की चीज़ें होती हैं। बट ऑफ कोर्स दिल का रिश्ता ऐप ने सब कुछ बदल दिया है और जिसकी उनकी टैगलाइन भी है ना कि सबकी शादी होगी। होगी सबकी शादी। हम एक्चुअली एक दूसरे को कभी कभार डराते भी हैं कि सबकी शादी होगी, कोई बचेगा नहीं इस चीज में से। तो जी हमें ज्वाइन किया 175 ममालिक से 4.5 करोड़ प्रोफाइल्स हैं अब तक इस ऐप पे और 1.5 साल हो गया। और दिल का रिश्ता के बानी और CEO डॉक्टर उमर सैफ हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबसे पहले, बिकॉज दिस वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया। और खास तौर पे आपको पता है एनीथिंग ऑनलाइन उसमें बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है लोगों का, लेकिन इस चीज पे दिल का रिश्ता ऐप पे लोगों ने बड़ा भरोसा किया और नाउ यू नो द रिजल्ट ऑफ इट। सो हाउ इज इट गोइंग? एक तो ऑफ कोर्स यू सेड इट्स एन इनोवेटिव थिंग टू डू। आई थिंक इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू डू इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। और आपने कहा कि कज़न्स की शादियां होती हैं पाकिस्तान में, 60% लोग आप कज़न से शादी करते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में जिसको नॉक्ड ऑफ जीन्स कहते हैं, हाईएस्ट इन दुनिया में, देयर 19 नॉक्ड ऑफ जीन्स इन पाकिस्तान, जिससे पूरी एक आपकी नस्ल है जिस पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 45% किड्स आर स्टंटेड, अपनी जो नशोनुमा है उससे बिहाइंड है इन देयर डेवलपमेंट। सो देयर मैनी इंडिकेटर्स दैट टेल अ स्टोरी जो कि बड़ी वरिंग है। और उसके साथ साथ ये मर्द का मुआशरा है, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं एक तो रिश्ते ढूंढने मुश्किल हैं, फिर उनकी कॉन्सेंट, उनकी चॉइस पूछी नहीं जाती। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि लड़की को एजेंसी भी दी जाए इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ हर लाइफ, और उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बनाया जाए इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ हर लाइफ। सो देयरफॉर ये जो दिल का रिश्ता, फॉर मी इट वाज एन ऑब्वियस थिंग टू डू। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 50 लाख लोग, 5 मिलियन लोग हर माह 18 साल की उम्र से तजावुज़ करते हैं। तो सोचिए तकरीबन 50 लाख लोग हर महीने इस For you, it was an obvious thing to do for a society like ours, which is conservative, holistically. वहाँ पे एक ऐसी ऐप, एक डेटिंग ऐप के तौर पर परसीव न की जाए और बन ना जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहुत बड़ा चैलेंज था और हम डेटिंग ऐप नहीं बनाना चाहते थे। वो तो बेशुमार हैं, लेकिन शादी इतना एक इम्पॉर्टेंट फैसला है कि उसके ऊपर आप ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी ज़ात बरादरी क्या है, उनकी सेक्ट क्या है, सब सेक्ट क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तालीम क्या है, क्या काम करते हैं। सो ये उससे एक बहुत ज़्यादा डीपर और प्रोफाउंड एक डिसीजन है। सो देयरफॉर द वे दिस होल ऐप इज स्ट्रक्चर्ड, इसके जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं आपको कॉल आती है, आपके क्वाइफ को वेरीफाई किया जाता है, आप तकरीबन 150 के लगभग मुख्तलिफ वेरिएबल्स डाल सकते हैं ऐप के अंदर,
अपने बारे में और अपने जो जिसको आप ढूंढ रहे हैं उनके अंदर जो आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए। और करते करते देखिए पिछले हमने 2-2.5 साल कबल इसको लॉन्च किया था और तकरीबन 1.5 साल कबल से ये अब इसने पिकअप करना शुरू किया। अभी तक तकरीबन 45 लाख 4.5 मिलियन प्रोफाइल्स इस प्लेटफॉर्म पे, तो सोचिए 45 लाख पोटेंशियल रिश्ते इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो चुके हैं, शादियां कितनी हुई हैं? इसको ट्रैक करना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो हमें रिपोर्ट हुए हैं वो 51,000 है, तो तकरीबन 50,000 के लगभग लोगों की शादियां हो चुकी हैं। इस तरह से कि कोई कहते हैं कि जब आप शादी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको केक भिजवाएंगे, तो हमें वो अपनी जब शादी हो रही होती तस्वीर उतार के भेजते हैं। तो अब 50,000 से ज़्यादा शादियां हो चुकी हैं। एक चीज़ बिकॉज हम हमेशा क्यूरियस रहे हैं इस हवाले से कि इतनी डिटेल अपने बारे में ऑनलाइन डालना, अपनी फैमिली के बारे में, हाउ डिड यू मेक श्योर, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि डेटा लीकेज के कितने इश्यूज हैं, प्राइवेसी मैटर्स सो मच, दोनों साइडों से, लड़की की फैमिली भी हो लड़के की, वो आपने किस तरह मेक श्योर किया? तो एक तो ऐप बनाई इस तरह से गई कि आपके बेसिक कवायफ नज़र आ रहे हैं, और अगर आप चाहें तो बहुत सारे अपने कवायफ को छुपा सकते हैं जब तक आपसे इजाज़त ना मांगी जाए। जो भी आपको रिक्वेस्ट भेजे आप अलाउ करें तो वो देख सकें। इस पर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, लेकिन मोर सो एक तो प्राइवेसी का इशू है, दूसरा फ्रॉड बहुत है। सो देयरफॉर इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट यह है कि लोगों के कवायफ को वेरीफाई किया जाए, और बहुत सारे इसमें ऐसे फ़िल्टर्स और AI इतनी सारी इस्तेमाल की गई कि खुद ही से लोगों के प्रोफाइल ब्लॉक हो जाते हैं अगर हमें सस्पिशन हो कि कोई रियल नहीं है। सबसे पहले फ़ोन नंबर वेरीफाई किया जाता है, जो यहाँ प्रोफाइल बनाते हैं आपको एक कोड आता है आपके फ़ोन पर, वेरीफाई किया जाता है, हमारे कॉल सेंटर से आपको कॉल आती है, लोग आपके घर आते हैं। अब देखिए इसके थ्रू 45 लाख प्रोफाइल्स हैं हर बड़ा टीडियस प्रोसेस है, 45 लाख की पर्सनल, वेरी बिग टीम, और for us it became more than a business, so rather than focusing on trying to make money we wanted to solve a big problem। और देखिए ये कि 45 लाख लोग हैं, उसमें 30% ख़वातीन ने अपने प्रोफाइल बनाए, और हर रोज़ तकरीबन 2.1 मिलियन 21 लाख दफ़ा प्रोफाइल्स देखे जाते हैं ऐप के ऊपर हर रोज़। 1 लाख रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं और 10,000 लोग नए कनेक्शंस बनाते हैं, और अभी तक तकरीबन 51,000 शादियां हो चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सो क्लियरली देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपटेक एंड वी आर सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम इन अ कंट्री जहाँ पे तकरीबन 50 लाख लोग हर माह शादी की उम्र में दाखिल होते हैं, और इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ ख़वातीन और 2 करोड़ लड़के जो हैं वो शादी के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर साहब ये बता सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों की मार्केटिंग होती है और जब हम एड्स वगैरह देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक टाइप ऑफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो कि शोकेस उधर हो रही है, जो कि एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं, और शादी के बारे में बात करना, लड़कियां भी अपना वेरिफिकेशन भी आसान है क्योंकि बड़े शहरों में लोग बैठे हैं, और फिर वो लड़कियां भी अपना ओपिनियन दे रही है। तो मैं सिर्फ एड्स की बात कर रही हूँ। हैव यू बीन एबल टू टैप दोज सोसाइटी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जहां लड़कियों की अपनी से नहीं एज सच होती? मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स कम फ्रॉम दैट सेगमेंट, और ये ठीक है, आप टीवी हमारी जो मैसेजिंग है वो एड्रेस्ड है टू द गर्ल पर्टिकुलर, और बट वी वांट टू मेक इट सच, एंड वी वांट टू मेक इट सच कि वो अपने वालिदैन के साथ बैठकर अपना प्रोफाइल बनाए, उसके वालिदैन इस प्रोसेस में शामिल हों, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स पूछें, और ये ऐप बनी इस तरह से कि वो दोनों इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस प्रोसेस में शामिल रह सकते हैं। और हमें लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा, हमें बहुत छोटे शहरों से, पसमानदा इलाकों से, ऐसे घरों से जिनका इनकम स्टेटस बहुत हाई नहीं है, वहाँ पे अपटेक ऑफ द एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो कि हायर SECs हैं, वो लोग जो DHA में रहते हैं या मॉडल में रहते हैं, उनके पास तो शायद और भी बहुत मौके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे कोई तरीका ही नहीं था कि अपनी फैमिली अपने मोहल्ले से बाहर का रिश्ता नहीं है। आपने कहा ऐप इस तरह बनी है कि 2 लोग इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो अ गर्ल एंड अ गार्डियन में भी, गार्डियन बिल्कुल can use the apps simultaneously. About 35% of the profiles are made by either a sibling या पेरेंट्स, बड़ा छोटा बहन भाई बहुत इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं। बड़े मतलब अगर किसी ने अपनी बेटी का प्रोफाइल बनाया वो 100 दफ़ा पूछ कर सोच कर फिर बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वो जो रिश्ता आंटी कल्चर हमारे यहाँ है, जो बहुत पैसे लेते हैं, तंग भी करते हैं, नुमाइश भी होती है लड़कियों की, और बड़ा ही अजीब वियर्ड कल्चर है। इट कैन गो आइदर वे, कोई काम बने भी और ना भी बने, मतलब एक अजीब किस्म का। क्या आप उसको चैलेंज करें या फिर वो अपनी जगह चल रहा है? एक तो ये कि शादी के अंदर एक दूसरे के घर आना जाना जरूरी है। इट इज अ बिग ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस, इट्स नॉट जस्ट इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर हेंस देयर टिपिकली दोनों तरफ से कोई ना कोई लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमको रिश्ता आंटीज कह लीजिए, आप उनको मैरिज ब्यूरोज कह लीजिए, द पीपल हु इंट्रोड्यूस यू, हु बिकम गारंटर्स, हु टेक यू टू देयर हाउस एटसेट्रा। वी हैव एक्चुअली ट्रेन्ड 1,76,000
मैरिज ब्यूरोज इन पाकिस्तान, बहुत ही फ्रेगमेंटेड। हम गए, हमने जाकर उनसे पूछा आप कैसे कारोबार करते हैं, उनकी जो छोटी छोटी डायरीज और कॉपीज़ हैं उनको इस पर डिजिटाइज करवाया, इस पर डेटा डलवाया, और अब वो 1,76,000 का नेटवर्क है जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन लोगों तक पहुंच सकता है। तो उनको भी एम्पावर किया, और वो ऐसे लोग हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, घर पे बैठी थी, उन्होंने कहा मैं लोगों की शादियां करवा सकती हूँ, अब तक चंद लाख रुपया कमा चुकी हैं। इस तरह जैसे उबर या करीम ने आके लोगों को एम्पावर किया कि अगर आप गाड़ी चला सकते हैं तो आपकी मुलाजमत का जरिया बन सकता है। और बाज़ पता है एक्चुअली लोगों में सलाहियत होती है, मतलब हमारे सोशल नेटवर्क में बाज़ आंटियां ऐसी होती हैं जिन्होंने कितने ही रिश्ते कराए। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। जबरदस्त किस्म की ऐप है, बड़े लोगों की शादियां हो रही हैं, 50,000 प्लस मैरिजेस। प्लीज दिल का रिश्ता ज्वाइन करें। अभी हम ब्रेक लेंगे। अच्छा जी, पहले बात करने से पहले एक कह दें कि माशी लिहाज से मजबूत और दुनिया भर में तरक्की की अलामत समझे जाने वाले ममालिक ने एक बात तय कर ली कि हुकूमतों का कारोबार करना सरासर घाटे का सौदा होता है। हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, लेकिन हमारी PIA की निजकारी का मामला आया और उस पर जाहिर है बोली जो लगी वो मजाक की थी। उसके बाद एक मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट लंदन में सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा जी मरीम साहिबा ने डिस्कशन की है, PIA हम ले लेते हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसा लगा कि कंटेंडर के तौर पर सामने आ रहा है कि PIA हम ले लेते हैं। था कि हम परचेज कर सकते हैं, और अपेरेंटली कुछ प्रोटोकॉल जो है उन्होंने पूरा भी किया, पेपर वर्क टाइप ज्यादा अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाया कि हम ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये और हमारे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कह रहे हैं कि हम तो कराची के ताजरों ने इंटरेस्ट जाहिर किया, और उन्होंने कहा जी मैंने तो कराची के ताजरों को कहा है कि इसका नाम PK रख दें। मतलब बहुत बेसिकली कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखाया जा रहा है फ्रॉम विद इन द प्रोविंसेस। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये बात हुई और ये बात डिनाई हो गई, मरीम औरंगजेब साहिबा ने डिनाई की थी कि जी हम PIA नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये बात सामने आई कि पंजाब ने अपनी एक एयरलाइन चलाने का फैसला कर लिया है। अब ऐसे मौशी हालात में जहाँ पर IMF के प्रोग्राम में हैं हम, ये अनाउंसमेंट्स या ये फैसले क्या ठीक हैं या नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इट वारंट्स के कुछ क्वेश्चंस तो हम पूछेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब का क्या कहना था, पहले ये देख लें। PI की बात की थी, अब इंशाल्लाह उसको ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन बेहतर आए। एंड इन द मीन टाइम आपको ये भी बता दें कि PIA की महज 10 अरब रुपए की बोली लगने पर हुकूमत ने फिलहाल निजकारी का अमल जो है वो रोक दिया है, और वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान पर भी तनकीद हो रही है कि उनकी वजारत ने बेहतर तौर पर काम नहीं किया। अलीम खान कहते हैं कि उनका काम PIA को ठीक करना नहीं था। तो ये स्टेटमेंट्स भी आगे पीछे जो हैं वो हो रहे हैं। वैसे तो अलीम खान भी एक बड़े और कामयाब बिजनेसमैन है, और उन जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। अगर ये सारे मिलकर कोई बेड़ा उठाएं तो मतलब सियालकोट के ताजर, हाँ वो फिर काम हो सकता है सर्टनली। सियालकोट के ताजर आपको पता है एक एयरलाइन लाया और वो कम का जबरदस्त चल रही है, बेहतरीन चल रही है। अच्छा जी, आज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ हैं, एंड वी थॉट कि क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए कि क्या इरादा है और क्या प्लान है। आज़मा साहिबा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आज़मा साहिबा, पहले बातें आई कि पंजाब हुकूमत परहैप्स इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग PIA और यू नो रेस्क्यूइंग PIA, जो भी आप कहना चाहते हैं। फिर ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि नहीं, एक्चुअली हम तो अपनी कोई एयरलाइन के हवाले से सोच रहे हैं। अब जरा क्लैरिटी दीजिएगा कि फिर लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इतना पैसा है तो फिर NFC अवार्ड में अगर कट लगे तो उस पर भी पंजाब को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अपेरेंटली शायद पैसे हैं तभी ऐसे सोच भी आ रही है। तो बातें बहुत हो रही हैं, आप बताएं कि क्या व्हाट्स द ट्रूथ? थैंक यू वेरी मच हुमायूं अब्दुल्ला। देखिए बात यह है कि आप लोग जो है वो बादशाह लोग हैं, कोई भी मीडिया खबर चला ले उसकी मर्जी है, उसको रोका तो नहीं जा सकता। गुजारिश ये है कि जो मियां साहब ने भी क्लिप कहा उसमें उन्होंने दो बातें की। एक तो ये था कि जाहिर है उस वक्त PIA की प्राइवेटाइजेशन चल रही है, तो उस वक्त उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर मटीरियलाइज हो जाए, उनके वर्ड है, तो वो उन्होंने कहा कि PIA जो है वो उसके बारे में भी गुफ्तगू हुई, लेकिन PIA खरीदने का कोई इरादा जो है वो हुकूमत पंजाब का कैटेगोरिकली मैं कह रही हूँ कि नहीं है। और ये जो एयर पंजाब है, ये भी एक अंडर डिस्कशन चीज आई कि पाकिस्तान को यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक अच्छी एयरलाइन की जरूरत है। और ये बात बाय द वे गुफ्तगू भी तब शुरू हुई जब मियां साहब से लोगों ने गिला किया कि इनको ख्वार होके जो है वो आना पड़ता है पाकिस्तान से, तो उसके ऊपर ये जो है वो बात करते हुए उन्होंने कहा।
तो एयरलाइन की गुंजाइश तो है, अल्लाह करे पीआईए की निजकारी बहुत अच्छी हो जाए और पीआईए दोबारा वो वाली पीआईए बन जाए जो वो थी। लेकिन ये है कि अगर प्रोविंसेस चाहें तो वो भी अपनी एयरलाइन शुरू कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है हुकूमत पंजाब का। गुफ्तगू में बहुत सारी बातें जब आप बैठते हैं गुफ्तगू होती है, इसमें कोई वो बात नहीं है। दूसरी एनएफसी अवार्ड को जहाँ से आपने वो साथ वो नेक्स्ट किया, तो मेरी गुजारिश है कि एनएफसी अवार्ड में पंजाब का हिस्सा जो है वो कोई कटसी और फेवर नहीं है, वो पंजाब का हिस्सा है। सबसे बड़ा प्रोविंस है पॉपुलेशन वाइज, और जो इसका हिस्सा बनता है वो प्रोविंस को मिलना उसका हक है, तो उसके ऊपर तो कोई और बात हो नहीं सकती। अच्छा आज़मा साहिबा, सर्टनली जाहिर है हम ओवरऑल आपको पता है पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में हैं और सूबों की परफॉर्मेंस भी ट्रैक की जा रही है, देखी जा रही है। जब इस तरह के ख्यालात आते हैं ना, तो फिर लोगों को सर्टनली बात करने का या सवाल करने का मौका ज़रूर मिलता है। अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फिस्कल ऑपरेशन समरी जो आई है फर्स्ट क्वार्टर की 2025 की, उसमें पंजाब प्राइमरी कैश डेफिसिट में हैं एंड द अदर 3 प्रोविंसेस आर नॉट। खैर बाकी कुछ मेजर टारगेट्स हैं जो सभी सूबों ने मिलकर ही नहीं अचीव किए, जैसे ट्रेडर्स का टैक्स एंड ऑल दैट, बट ये प्राइमरी कैश सरप्लस की हम बात कर रहे थे, पंजाब इज इन द डेफिसिट 160 बिलियन का। देखिए इसमें अब्दुल्ला, मैंने इसकी डिटेल्स जो है वो मैंने अभी मांगी हैं, थोड़ी देर में मिल जाती है तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी। लेकिन गुजारिश ये है कि ये सिर्फ कैश फ्लो की बात हो रही है, ये कतई तौर पर नहीं है कि पंजाब जो है वो किसी भी तरह किसी फिस्कल प्रॉब्लम में है या और अल्लाह में जो मतलब अजीब बात यह है कि बात वो कर रहे हैं जो अरबों रुपए का मकरूज सूबा है, उनको जो है वो पीआईए भी खरीदनी है। उनको मैंने कहा कि उनको बताएं, उनको समझाएं कि पीआईए में जो उड़ने वाले जहाज होते हैं, दूसरे जहाजों की बात नहीं हो रही। और आप पहले अपनी यूनिवर्सिटियों के उनके पैसे तो दे नहीं पा रहे, अस्पताल आपके जो है वो चल नहीं पा रहे, और आप चले हैं जी हमें पीआईए खरीदना है। सो ये ऐसा नहीं है, कैश फ्लो की कुछ मैनेजमेंट भी होती है। देखिए हमने जो मुझे जितना समझ में आ रहा है, जितना मुझे पता है कि हमने मुख्तलिफ नए अकाउंट्स भी डेवलप किए हैं। एक तो अकाउंट 1 होता है हमेशा जिसके अंदर जो है सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, लेकिन हमने बल्कि जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितनी बेटर मैनेजमेंट इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहबा के दौर में हो रही है, मुख्तलिफ नए अकाउंट्स के साथ उसको मैनेज करके एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिवैम्पिंग जो है वो चल रही है इस वक्त पंजाब के अंदर। तो ये एक हो सकता है कि ये रिपोर्ट जो जब उन्होंने बनाई है तो ये कुछ प्रिलिमिनरी टाइप की रिपोर्ट लगती है मुझे, लेकिन डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह अवेटेड है। एंड आल्सो अगर ये IMF कहेगा कि रिकंसिडर करें अपने अखराजात, तो जाहिर है मुल्क की बेहतरी के लिए पंजाब अपने अखराजात को रिकंसिडर करेगा। हमारे अखराजात पहले ही बहुत जो है ना वो अंडर कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई पंजाब के अंदर अखराजात का मामला नहीं है। देखिए अगर कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है तो वो अखराजात तो उसको आप नहीं कह सकते। अगर किसान कार्ड के जरिए किसानों की हेल्प हो रही है तो उसको आप अखराजात को कंट्रोल करना नहीं कह सकते। अगर जो है अद्वियात मिल रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है खरीदी जा रही हैं, अगर लैपटॉप्स जो है वो बच्चों को दिए जा रहे हैं, अगर नए अस्पताल बन रहे हैं, तो इसको आप अखराजात नहीं कह सकते। तो आज़मा साहबा इसलिए तो पंजाब जी आज़मा साहबा इसलिए आप एयर पंजाब का भी जिक्र कर रहे हैं कि चूंकि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो ये भी कंसिडर शायद इन फ्यूचर किया जा सकता है, या फिर ये एक प्रोपोजिशन हो सकती है कि आप प्राइवेट पार्टीज को इन्वॉल्व करें एंड मे बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या फिर आप इनिशिएट करें और प्राइवेट लोग इसको रन करें, चलाएं। जी देखिए जब इसके ऊपर फैसला अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा करती हैं तो फिर जाहिर है इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स देखे जाएंगे, और कोई भी हुकूमत जो है वो खुद से अकेले ये कोई वायबल तरीका वायदा वे होता भी नहीं है। ये तो इसके ऊपर कोई चीज कंक्रीट जब सामने आएगी तो यकीनन तभी मैं बेहतर पोजीशन में होंगी आपको बताने के लिए। और इसके ऊपर अगर सिंध में भी मैंने कल देखा गवर्नर सिंध को भी वो कह रहे थे ताजरों के साथ मिलकर वो करना चाहते हैं, तो इट्स फाइन। पाकिस्तान को एक अच्छी एयरलाइन की जरूरत है और वो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क जो है वो बगैर एयरलाइन के जो है वो ख्वार हो रहा है, तो वो जाहिर है वो नहीं हो सकता। गॉट इट। आज़मा साहिबा, लेट्स मूव ऑन टू द वेरी और जाहिर है कि वो जो हम अभी ये कह रही थी, और ये पूरी दुनिया में माशी माहिरीन और दुनिया के तरक्की याफ्ता माशी तौर पर मजबूत ममालिक ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि कारोबार हुकूमतों का काम नहीं है। वो तो बिल्कुल इस चीज से हमने बात स्टार्ट भी की थी, बल्कि मेरी चीफ मिनिस्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत सपोर्ट करती हैं। जब ये गंदम की खरीदारी की बात आई, जब मुख्तलिफ और चीजों की बात आती है,
तो बड़ा कैटेगोरिकली कहती हैं कि कारोबार करना हुकूमतों का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है कि मैं कारोबार करूं या कारोबार को देखूं। हमें फैसिलिटेट करना है कारोबार को, जो पंजाब के अंदर हो रहा है उसके लिए जितनी तैयारी और जितनी एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वर्किंग के साथ हम पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट और पंजाब के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसकी पहले आज से पहले पंजाब के अंदर कोई प्रेसिडेंट तक नहीं है। फाइनली आजमा साहिबा, स्मॉग के हवाले से भी बात करना चाहते हैं क्योंकि ओवर द वीकेंड जो है वो AQI लेवल ऐसा क्रॉस कर गया था कि जो कि लोगों को लिटरली सांस नहीं आ रहा था। हिंदुस्तान से बात करने वाली बात में कोई डेवलपमेंट हुई है? जल्दी से ये बता दें। जी, कल सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने कहा था अपनी प्रेस के अंदर, आज 4 तारीख को जो है वो हम लेटर लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इसके ऊपर जो है वो बातचीत जो है वो शुरू की जाए, और जाहिर है फॉरेन ऑफिस के जरिए ही जो है वो सब प्रोसीडिंग्स जो है वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो कहा था शी मीन इट, और वो हमने देखा भी है कि पिछले वीक जब जो दिवाली के खत्म होने के बाद जो ये बहुत ज्यादा जाहिर एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहाँ फेस्टिव सीजन था और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बढ़ गया। लेकिन हमारे पास टाइम आ गई है। थैंक यू सो मच, और हम आपसे मिलेंगे कल। सी